तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग का एग्जाम। आपको पता चल रहा है 29 मई थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आ गए हैं। ध्यान देना, सुबह जो हम वीडियो लेकर के आए थे वो भी आपका 29 मई का था। गलती से वहां पर 28 मई डला रह गया था, जिसे मैं जल्दी में 28 मई ही पड़ गया था। ठीक है, तो 29 मई का ही एग्जाम एनालिसिस सेकंड शिफ्ट का आज हमने दोपहर में कराया है। और 29 मई का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम इस टाइम लेकर के आ गए हैं। ठीक है, आज के जो प्रश्न भेजे हैं, आज के प्रश्न रौनक शर्मा जी ने भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर भेज सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लें, आबकारी का रिजल्ट आ गया है। आबकारी में जो लोग पास हुए हैं उनको जो है बहुत बहुत बधाई। आपके कितने नंबर आए हैं, क्या वेटिंग दर्शा रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बाकी इन लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं सर क्वालीफाई आ रहा है, देखो भाई सबको क्वालीफाई किया उन्होंने, सबको क्वालीफाई किया। जिसके 60 नंबर है वो भी क्वालीफाई है, जिसके 55 नंबर है वो भी क्वालीफाई है, सब लोग क्वालीफाई हैं। लेकिन वेटिंग लिस्ट किसी की 1000 है, ठीक है, किसी की 400 है, किसी की 40 ही दिखा रहा है। मतलब पास उन्होंने सबको किया है, कोई घर पे ये नहीं कह सकता कि मैं फेल हो गया। ठीक है, पास सबको किया है। अब अगर बात करें कि सर वेटिंग कितनी क्लियर हो सकती है, तो देखो इस वेटिंग से सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को फायदा होने वाला है, जैसे कि आपका जेल प्रहरी हो गया, वन रक्षक हो गया, इन लोगों को फायदा होने वाला है। क्या होगा, इसकी पहले रिजल्ट दे दिया है, इससे ये फायदा होने वाला है कि जो लोग यहाँ पर आबकारी में सिलेक्ट हो जाएंगे वो लोग जेल प्रहरी का अब तो जो बचे हुए हैं वो एग्जाम देने ही नहीं जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि जेल प्रहरी से ज़्यादा अच्छी नौकरी आपकी उसकी आबकारी की लोग चॉइस करते हैं, तो वो लोग एग्जाम देने नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फायदा हो गया जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड वालों का। दूसरा, जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराने नहीं जाएंगे, तो आपका जो फाइनल मेरिट आएगी आबकारी आपका जेल प्रहरी और वन रक्षक की, इसमें जो है कट ऑफ में काफ़ी कमी हो जाएगी, क्योंकि जो टॉप लेयर के बच्चे होंगे वो वहाँ पर सिलेक्ट होकर के जा चुके होंगे। और हो सकता है आपका पटवारी का रिजल्ट जो है वो भी आपका बहुत जल्द ही देखने को मिल सकता है, तो वहाँ से एक और लेयर क्लियर हो जाएगी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो लोग जिन लोगों का भी एग्जाम है वो लोग एग्जाम देने जरूर जाइए, क्योंकि इसका कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ होगा, देखिए मेन कट ऑफ तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहेगा, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ आपका जेल प्रहरी वन रक्षक का है ये बहुत कम जाने वाला है। किस वजह से, क्योंकि इससे पहले आपका पटवारी का रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले आबकारी का रिजल्ट आ गया। इसका फायदा एमपी पुलिस और एमपी एसआई वालों को भी मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगर बात करते हैं कि सर कितना क्लियर हो सकता है वेटिंग, तो भाई जो भी 100 के अंदर में है वेटिंग, उन लोगों का वेटिंग क्लियर होने के चांस हैं। 100 के ऊपर वाले वेटिंग बहुत मुश्किल है कि चांस हो, वो इसलिए क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है आबकारी में। और आबकारी एक ऐसी जॉब है कि कोई छोड़ना नहीं चाहता। पहली बात, इसमें कोई फिजिकल नहीं है, ठीक है ना, फिजिकल का कोई भी यहाँ पर वो मैटर नहीं है। दूसरी बात, ये आराम से बैठने की जॉब है, कोई इसमें दौड़ भाग नहीं करना है। ठीक है ना, तो लोग पुलिस में जाना कम पसंद करेंगे, लोग जेल प्रहरी में जाना कम पसंद करेंगे, लोग पटवारी भी एक बार कम बनना पसंद करेंगे, लेकिन आबकारी को जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि आबकारी में भाई पैसा भी आबकारी में है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है आबकारी में जिसकी भी 100 के अंदर वेटिंग है वो लोग एक बार सोच सकते हैं, उनका सिलेक्शन हो सकता है फाइनल। 100 के ऊपर वाले बिल्कुल उम्मीद मत लगाएं। जेल प्रहरी और आपका एमपीएसआई एमपी फॉरेस्ट पर यहाँ पर फोकस कर दें। एमपी फॉरेस्ट की 5000 वैकेंसी और आने वाली है, तो उस पर आप फोकस कर दें। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने आपको कट ऑफ का सारा सब कुछ बता दिया भाई। 80 नंबर, देखो मैं बताता हूँ, देखिए मेरा एक फ्रेंड है, उसके नंबर है 79 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, उसकी वेटिंग 40 दिखा रहा है। ठीक है ना, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 79 ईडब्ल्यूएस 40 कट ऑफ 40 वेटिंग दिखा रहा है, तो क्या कितना कट ऑफ गया होगा। ठीक है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि इसका हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई जॉब तो इतने लोग तो छोड़ ही देते हैं। और ये वेटिंग की बात करें तो जब तक अगली वैकेंसी नहीं आ जाती तब तक आपकी वेटिंग चलती रहेगी। अगली वैकेंसी से पहले ये वेटिंग क्लियर हो गई तो ठीक है, नहीं तो ये पद आपके बैकलॉग में चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया सारा आपका आबकारी वाला जो भी सिस्टम, जो भी आपका माइंड में टेंशन था वो सब हमने क्लियर कर दिया। फिर भी कोई अगर आपके प्रश्न रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अपने मुद्दे की बात पर आते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार कोई भी अपडेट हो, चाहे वो आपके एमपी पुलिस का एमपी एसआई का अपडेट हो, चाहे आपका एमपी टीचर का एग्जाम का अपडेट हो, या आपका जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड का अपडेट हो, सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की, और सबसे पहले हम जी के जीएस और साइंस की बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या आया था। पहला प्रश्न आपका आया था, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो सही आंसर इसका राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कुछ जानकारी देखिए, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम सोम जो है वो कोशिका का एक साइटोप्लाज्म के भीतर एक गोले के आकार का ढांचा है, जो कि आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। किससे मिलकर बनता है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, और प्रोटीन संश्लेषण का एक स्थल होता है। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मुक्त होते हैं और अक्सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली से जुड़े होते हैं, और यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी प्रोटीन जो है वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की जो है कोशिका मतलब प्रोटीन का जो है आपका भंडार गृह कहते हैं, या प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य की शास्त्रीय नृत्य की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है ना, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, वहाँ से डेली एक प्रश्न आ रहा है।
वो वीडियो हम एक काम करेंगे, इस वीडियो के लास्ट में आपको यहीं पर स्क्रीन पर ही वो मिल जाएगी शास्त्रीय नृत्य की वीडियो। डेली वहाँ से एक प्रश्न आ रहा है, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जहाँ जो है वहाँ से जिनमें मतलब इस वीडियो से एक भी प्रश्न नहीं आया हो, यहाँ से डेली प्रश्न आ रहा है। इस वीडियो के अंत में इसी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी, लेकिन लास्ट तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो केरल का लोक नृत्य है मोहिनीअट्टम। चलिए मोहिनीअट्टम के बारे में आपको बता दें कि आखिर क्या है। तो मोहिनीअट्टम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा में दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल लोक नृत्य है। देखिए, अब तो केवल इतना ही नहीं पूछते कि भाई मोहिनीअट्टम क्या है, पूछते हैं कि मोहिनीअट्टम किससे संबंधित है। तो जैसे ना मोहिनी की जो है नृत्य के बारे रूप में जो है इसकी व्याख्या की जाती है, तो मोहिनी का नृत्य जो है वो मोहिनीअट्टम है। ये आपको याद रखना, क्योंकि देखो पूछ लिया था ना, कुचलपुर गांव से कौन सा जो है नृत्य संबंधित है, तो कुचिपुड़ी पहले पूछते थे, कुचिपुड़ी किस उसका राज्य का, आप बता देते थे आंध्र प्रदेश। अब उन्होंने पूछ लिया भाई कुचलपुर गांव से कौन संबंधित है, तो कुचिपुड़ी। मतलब आपसे क्वेश्चन अब काफी डीपली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य वाला वीडियो जरूर देख करके जाना, जिसका भी 1-2 दिन में एग्जाम है। चलिए, अभी हाल ही में G20 सम्मेलन का आयोजन भारत में कहां पर किया गया, तो याद रखना भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखिए, तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन सबसे पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये भी मध्य प्रदेश में हुआ। उसके बाद ग्लोबल इन्वर्स जो आपका इन्वेस्टर्स समिट होती है, ये भी आपकी मध्य प्रदेश में हुई। इसके बाद में अब मध्य प्रदेश के इंदौर में G20 समिट की मेजबानी दुनिया ने देखा, ठीक है। यानी कि 3 लगातार जो है आपके यहाँ पर आयोजन किए गए हैं। पहला है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, दूसरा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और अब जो है आपका G20। तो तीनों आपके इंदौर में है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। ये तीनों के तीनों आपके मध्य प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए, कब से कब तक हुआ, तो 13 से 15 फरवरी तक इंदौर में G20 का समिट हुआ। इसमें दुनिया भर के डेलीगेशन जो है शिरकत करने आए थे, मतलब हर एक जो है देश से जो भी उनके प्रतिनिधित्व थे वो यहाँ पर जो है शिरकत करने आए थे। आपके इंदौर में ये समिट हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ होता है, यह पूछा गया है। चलिए देखते हैं, अब ऑप्शन तो हमारे पास में था नहीं, पर न्यायिक समीक्षा के बारे में आपको जानकारी जरूर दे देंगे। कानून बनाने की जिम्मेदारी आपको पता है संसद को दी गई है, तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार यदि संसद द्वारा बनाया गया कानून भारतीय संविधान के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसको चेक एंड रिव्यू कर सकती है, और इसी को जो है न्यायिक समीक्षा कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 में बताया गया, 12 और 13 दोनों में यही बात की गई है। 12 में नहीं, 12 में तो राज्य की चर्चा है, 13 में बताया गया है अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल, कोई भी ऐसा कानून बन जाता है जो भारतीय संविधान को ही जो है निरस्त करता है, या भारतीय संविधान को किसी भी तरह से दिक्कत या फिर नुकसान पहुंचाता है, तो उसको उतना ही जो है आपको पहले तो आपकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा, फिर जितना जितना वो परेशान करता है, जितना जितना आपके संविधान का उल्लंघन करता है, उतना उतना उस आर्टिकल को जो है काट दिया जाएगा, उस कानून को उतना उतना समाप्त कर दिया जाएगा। यही आपकी न्यायिक समीक्षा है। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो भाई, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए, मुगलों से पहले भारत पर किसका शासन हुआ करता था, तो भाई लोधी वंश का शासन जो है वो मुगलों से पहले भारत पर हुआ करता था। चलिए कुछ जानकारी देखिए, वर्ष 1451 में बहलोल लोधी के नेतृत्व में लोधी राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया, जिस पर तब सैयद वंश का, अब याद रखना सबसे पहले आपका जो है मुगलों से पहले कौन था, लोधी था। लोधी से पहले कौन था, तो सैयद वंश। तीनों आप देख लीजिए, पहले सैयद, फिर लोधी, फिर मुगल, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए आज अगर आपका लोधी से पूछ लिया है तो कल सैयद से भी पूछेंगे, ठीक है ना। तो सैयद वंश शासन कर रहा था। सैयद वंश के बाद में दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश ने शासन किया, जिसे 1526 ईस्वी में मुगलों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया था। बाबर ने जो है युद्ध लड़ा था, और बाबर ने लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को मार करके यहाँ पर जो है अपना मुगलों की सत्ता को स्थापित कर दिया था, ठीक है। चलिए, अब जो ये आपका ये मतलब कि 1526 वाला जो टाइम पीरियड है, इसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। अभी पूछ लिया था कि जो आपका क्या नाम उसका, शेरशाह सूरी, उसने कब जो है बाबर के उसमें सेना में काम किया था। तो ये जो टाइम पीरियड है ना आपका 1551 से लेकर के, और ये आपका मतलब कि आपके 1236 से 1530 तक का ये जितना टाइम पीरियड है, इसको आप अच्छे से पढ़ करके जाइए। यहाँ से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। और आपका भार का एसआई मात्रक क्या होता है, ये पूछा था, तो सही आंसर हो जाएगा न्यूटन जो है वो भार का एसआई मात्रक होता है। अब हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें भार और द्रव्यमान के जो है एसआई मात्रक में, तो देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी कि एसआई में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, द्रव्यमान पूछे तो किलोग्राम है, और अगर भार पूछे तो याद रखना भार का मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम और भार का न्यूटन, दोनों आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानव के लिए सबसे हानिकारक विटामिन कौन सा है, तो सही आंसर अगर विटामिन ए आपका ऑप्शन में दिया था तो विटामिन ए इसका आंसर होगा। अगर विटामिन डी आपके ऑप्शन दिया था, विटामिन डी इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात करें तो सबसे ज़्यादा हानिकारक जो है, अधिक मात्रा में अगर हम विटामिन ए लेंगे तो हमको हानि पहुंचा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे हानि पहुंचाएगा। तो शरीर में जमा होने की उनकी क्षमता के कारण पानी में घुलनशील विटामिन की तुलना में वसा में घुलनशील विटामिन जो है विषाक्तता की संभावना अधिक, यानी जो भी पानी में घुलनशील विटामिन होंगे वो आपको कम जो है मतलब हानि पहुंचाएंगे, लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपको ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। तो पानी में कौन कौन से घुलनशील होते हैं, तो हमने आपको बताया था WBC,
डब्ल्यू से हो गया वाटर, BC से हो गया आपका विटामिन बी, विटामिन सी। तो डब्ल्यू में कौन सा मतलब पानी में कौन से घुलनशील होते हैं, तो विटामिन बी, विटामिन सी। अगर इनकी अधिकता भी हो जाएगी शरीर में तो कोई दिक्कत इतनी नहीं होने वाली है, लेकिन इनको छोड़ करके जो वसा में घुलनशील है KEDA, जिसे कीड़ा कहते हैं, तो KEDA आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, इनमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है। तो आयरन युक्त विटामिन सबसे अधिक विषैले होते हैं। विशेष रूप से जो बालों की जो दिक्कत होती है वो आयरन की अधिकता की वजह से होती है। अब आयरन किस में अधिक होता है, आइए देख लेते हैं। एकाधिक विटामिन पूरक में कोई भी घटक बड़ी मात्रा में विषाक्त हो सकता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन लेंगे तो कोई भी चीज़ ज़्यादा लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन सबसे गंभीर जोखिम लौह या कैल्शियम से आता है, यानी जिसमें आयरन ज़्यादा होगा, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होगा, वो आपके लिए दिक्कत का कारण बनेगा। अतिरिक्त जोखिम कैल्शियम विटामिन डी और विटामिन ए की बढ़ी हुई जहरीली खुराक बन जाती है। विटामिन ए और विटामिन डी को अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ये आपके लिए जहरीली खुराक बन सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वन हैं? तो भाई अगर 2019 की बात करते हैं, 2019 का पूछा है, 21 का नहीं पूछा। 19 के अनुसार 25.14% जो है वो वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए कितना आपका किलोमीटर मतलब क्षेत्रफल में देख लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में वन आवरण, भारत वन स्थिति रिपोर्ट IFSR 2019 के अनुसार राज्य में वन आवरण 77,482.49 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर पूछे तो 77,482.49 है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.14% है। अब आज जो है प्रतिशत पूछा गया था या फिर आपका वर्ग किलोमीटर में, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमने आपका दोनों कवर करा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट तक हम लगातार एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पोटेशियम का सूत्र क्या होता है, डेली एक सिंपल सा सूत्र पूछ रहे हैं। कल वाली शिफ्ट में आपका रोडियम का पूछा था RH, आज पोटेशियम का पूछ लिया है। सही आंसर हो जाएगा के। विटामिन वो आपका पोटेशियम जो सूत्र है वो के होता है। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक के होता है। याद रखना पोटेशियम को ही पोटास कहते हैं। ठीक है ना, नहीं तो कहें पोटास क्या होता है, तो पोटेशियम को ही पोटास कहा जाता है। कायिक विभाजन से एक प्रश्न, यानी कोशिका विभाजन या फिर कायिक विभाजन से एक प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नहीं मिले, लेकिन कायिक विभाजन होता क्या है वो हम आपको बता देते हैं। तो जिस जैविक प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है उसे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन या फिर कायिक विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो वस्तुतः कोशिका विभाजन कोशिका चक्र का एक चरण है। विभाजित होने वाली कोशिका मृत कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिका पुत्री कोशिका, यानी जो कोशिका विभाजित होती है उसे मातृ कोशिका कहते हैं, और जो नई कोशिका बनती है उसे पुत्री कोशिका कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि होती है और विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव बढ़ते हैं। अगर कोशिका में विभाजन नहीं होगा तो जीवों की शरीर में वृद्धि भी नहीं होगी और आपके घाव भी नहीं भरे होंगे। तो कुछ इस तरह का स्टेटमेंट बना करके प्रश्न पूछा था कोशिका विभाजन से, वो हमने आपको समझा दिया। चलिए, टीबी रोग जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ये रोग किसकी वजह से होता है? सही आंसर होगा, ये लिख करके भेजा है रौनक शर्मा जी ने कि सर ये प्रश्न पूछा गया था। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे जो है ये रोग आपका होता है टीबी। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण जो है होता है। रोगाणु हवा के माध्यम से फैलते हैं और आमतौर पर फेफड़ों को संक्रमित करते हैं, लेकिन शरीर के अन्य भागों को भी संक्रमित कर सकते हैं। हालांकि टीबी संक्रामक है, लेकिन यह आसानी से नहीं फैलता, इतनी जल्दी नहीं फैलता है, लेकिन यह एक संक्रामक रोग है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हिंदी की। तो हिंदी में वही तत्पुरुष समास से एक प्रश्न पूछा गया था। पुरुषवाचक सर्वनाम से एक प्रश्न आपका पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। शब्द निर्माण से यहाँ पर प्रश्न लगातार बन रहे हैं। दो प्रश्न आपके मुहावरे से, दो प्रश्न विलोम से, एक प्रश्न समानार्थी से पूछा गया था, एक प्रश्न आपका संधि विच्छेद से पूछा गया था। कुछ इस तरह की आपकी जो है हिंदी आई थी, पूरी की पूरी 20 नंबर की हिंदी आपकी पूछी गई थी। बात करते हैं इंग्लिश की। तो आज PQRS लगभग पैराजंबल जो है आपके 5 प्रश्न पैराजंबल के पूछे हैं। पैराजंबल की वीडियो ऑलरेडी हमने बना दी है, आपने नहीं देखा तो सर्च करना PQRS बाई सक्सेस जंक्शन, तो ट्रिक वाली वीडियो आपके सामने आ जाएगी। लगभग 55-56 हज़ार व्यूज़ भी उस पर हो चुके हैं। लोग लगातार देख करके जा रहे हैं और फायदा भी उनको मिल रहा है। इसको आप थोड़ा सा देख करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। ठीक है, दो प्रश्न एंटोनिम के आ रहे हैं, दो प्रश्न आपके सिनोनिम के आ रहे हैं, इनकी 4 प्रश्न आपके इंग्लिश में एंटो सिनो के आ रहे हैं। उसके बाद 3 प्रश्न आज पैसिव वॉइस के आए थे। ठीक है, एक प्रश्न आपका नरेशन का आया था और एक प्रश्न आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया था, और फिल इन द ब्लैंक्स के 2 प्रश्न आज पूछे गए थे। ठीक है, मैथ की बात करते हैं तो मैथ में भाई सिंप्लीफिकेशन आपका 2 नंबर का आ रहा है, जिससे बॉडमास से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे जा रहे हैं। पॉइंट में भी आपका आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। जरा सा भी अगर आप गड़बड़ करते हैं तो कैलकुलेशन गड़बड़ हुई, यानी कि आपका क्वेश्चन गड़बड़ हुआ, तो कैलकुलेशन पर बेस जो है वो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है सिंप्लीफिकेशन में। समय और कार्य से एक प्रश्न था, समय एवं दूरी से भी एक प्रश्न था। 4 प्रश्न आपके एवरेज के पूछे गए। सुबह सिंप्लीफिकेशन के 4 प्रश्न थे, इस टाइम एवरेज के 4 प्रश्न हैं। एक प्रश्न आपका आयत से पूछा है, आयत का जो है आपका क्षेत्रफल निकालने के लिए। उसके परसेंटेज से 3 प्रश्न हैं। एक प्रश्न आपका चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा है।
2 प्रश्न आपके रेशियो के पूछे गए हैं और इस टाइम जो है आपका ट्रेन नहीं पूछा है, नाव और धारा से 1 प्रश्न पूछ लिया गया है, ठीक है? चलिए टॉप 5 स्कोर की अगर हम बात करें कि टॉप 5 स्कोरर क्या रहे हैं जो आज सुबह से मतलब आज वाली शिफ्ट में, शाम वाली शिफ्ट में हमको देखने को मिले हैं। तो देख लीजिए टॉप 5 स्कोर है 85, आज नंबर अच्छे खासे आए हैं शाम वाली शिफ्ट में। कल भी शाम वाली शिफ्ट में अच्छे नंबर आए थे 85, 78, 72, 69, 62, ये कुछ इस तरह के नंबर जो है आज हमको शाम वाली शिफ्ट में देखने को मिले हैं, ठीक है ना? बाकी वीडियो आपको पसंद आ गया तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ डेली बेस पर मिल जाया करेगी, यानी कि आज अगर हमने वीडियो कराई है तो आज वाली वीडियो कल शाम को आपको 12 घंटे या फिर 24 घंटे के बाद में आपको ये वीडियो की पीडीएफ आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी सक्सेस जंक्शन पर। इसको जो है आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, इसको ज्वाइन कर लेना। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी, जैसे कि यादव सर की आपकी किताब मिल जाएगी, क्लास नोट्स फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा जो नीति मैम की नई किताब आई है इंग्लिश, वो आपकी फ्री में मिल जाएगी यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगी। तो ये सारी किताबें और भी बहुत सी किताबें यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में। कल सुबह वाले एग्जाम एनालिसिस में धीरज भाई का कल एग्जाम है, कल वो एग्जाम देने जाने वाले हैं, तो जो है वो हमको प्रश्न जरूर भेजेंगे। उन्होंने वादा किया कि सर हम प्रश्न आपको जरूर से जरूर भेजेंगे, तो कल धीरज भाई के प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा। तो उनके प्रश्नों के साथ मिलते हैं कल सुबह पूरे एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है?